रहस्यमय लॉकेट एपिसोड 10। लॉकेट के तीसरे हिस्से का गुम होना। कमरे में कुछ पल तक खामोशी बनी रही। आदित्य अभी भी दृष्टि को ध्यान से देख रहा था, जबकि दृष्टि बार बार उसे उलझाने की कोशिश कर रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही आदित्य, दृष्टि ने थोड़ी परेशानी भरी आवाज में कहा। वो सच में था। अगर वो मुझे नहीं पकड़ता तो वो कार मुझे टक्कर मार देती। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब भी आधा विश्वास और आधा संदेह था। ठीक है, उसने शांत आवाज में कहा, हम इस बारे में बाद में आराम से बात करेंगे। दृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आदित्य ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें जाकर फ्रेश होना चाहिए। और हाँ, तुम्हारा असाइनमेंट भी अभी बाकी है। ये सुनते ही दृष्टि को याद आया कि सच में उसका कॉलेज का असाइनमेंट अभी पूरा नहीं हुआ था। ओह, वो हल्का सा सिर पकड़ कर बोली, मैं तो उसे बिल्कुल भूल ही गई थी। आदित्य हल्का सा हंस पड़ा। इसलिए कह रहा हूँ, पहले जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर आराम से बैठकर सब करेंगे, ठीक है। दृष्टि ने धीरे से सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर उसने थकान से भरी सांस ली। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। दृष्टि ने अपना बैग उतार कर बेड पर रख दिया, लेकिन जैसे ही बैग बेड पर गिरा, उसके अंदर से कोई छोटी सी चीज़ फिसल कर नीचे ज़मीन पर गिर गई। वो चीज़ बहुत छोटी थी और हल्की सी धातु जैसी चमक रही थी, लेकिन दृष्टि का ध्यान उस पर नहीं गया। वो सीधे अलमारी की तरफ बढ़ी, कपड़े निकाले और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। कमरे में अब सन्नाटा था। बेड के पास ज़मीन पर पड़ी वो छोटी सी चमकीली चीज़ हल्की रोशनी में चुपचाप पड़ी थी, जैसे उसके अंदर भी कोई रहस्य छिपा हुआ है। वही दूसरी तरफ कसौली के उसी पुराने घर के अंदर एक कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक गोल लकड़ी की मेज़ रखी हुई थी। उस मेज़ के चारों तरफ 3 कुर्सियाँ थी। आर्यन, नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ तीनों उसी गोल मेज़ के पास बैठे हुए थे। मेज़ के ठीक बीचों बीच वही अजीब और प्राचीन धातु का टुकड़ा रखा हुआ था, जो कुछ देर पहले आर्यन को उस रहस्यमय आदमी से लड़ते समय मिला था। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। प्रोफेसर रुद्रनाथ इस धातु के टुकड़े को बेहद गंभीरता से देख रहे थे। उनकी आंखें उस पर बने प्राचीन चिन्हों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ खामोशी रही। फिर नवीन ने धीरे से कहा, क्या समझ में आ रहा है प्रोफेसर? प्रोफेसर रुद्रनाथ ने धीमी आवाज़ में कहा, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। उन्होंने उस टुकड़े को तोड़ा और घुमा कर देखा। इस पर जो चिन्ह बने हुए हैं, ये बहुत प्राचीन भाषा के हैं। आर्यन भी अब ध्यान से उसे देख रहा था। प्रोफेसर ने आगे कहा, लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए। नवीन ने तुरंत पूछा, क्या? प्रोफेसर रुद्रनाथ का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, वो प्राचीन किताब। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। नवीन की भवें सिकुड़ गई। आप उसी किताब की बात कर रहे हैं? प्रोफेसर ने सिर हिलाया। हाँ, वही किताब। फिर उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, जो इस वक्त ब्लैक सोल के लीडर के पास है। ये सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। आर्यन की आंखों में हल्की चमक उभरी। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने धीरे से कहा, उस किताब के बिना
हम इस धातु के टुकड़े का असली रहस्य नहीं समझ सकते। नवीन ने गहरी सांस ली। मतलब साफ है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हमें वो किताब पास लानी ही पड़ेगी। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। कुछ पल तक तीनों चुप बैठे रहे। फिर अचानक प्रोफेसर रुद्रनाथ ने अपनी नज़र आर्यन पर उठाई। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारे पास लॉकेट का तीसरा हिस्सा है ना? आर्यन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं। नवीन और प्रोफेसर दोनों एकदम से चौंक गए। क्या? नवीन ने तुरंत कहा। आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा, वो मेरे पास नहीं है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर रुद्रनाथ की आंखें सिकुड़ गई। तो फिर उन्होंने धीमी आवाज में लेकिन गंभीर आवाज में पूछा, वो हिस्सा गया कहाँ? आर्यन का चेहरा भी अब उतना ही गंभीर हो चुका था, क्योंकि सच ये था, उसे खुद भी नहीं पता था कि लॉकेट का तीसरा हिस्सा आखिर कहाँ गया है। और शायद उसी समय दृष्टि के कमरे की जमीन पर पड़ी वो छोटी सी चमकती चीज चुपचाप एक बहुत बड़े रहस्य की शुरुआत बनने वाली थी। कमरे में गहरी खामोशी थी। गोल मेज के चारों तरफ बैठे आर्यन, नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ अब पूरी तरह गंभीर हो चुके थे। लॉकेट का तीसरा हिस्सा, जो बहुत पहले तक आर्यन के पास था, अब अचानक गायब था। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने धीरे से आंखें बंद कर ली। नवीन ने उनकी तरफ देखा। आप क्या करने वाले हैं? प्रोफेसर रुद्रनाथ ने शांत आवाज में कहा, हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। आर्यन की भौहें हल्के से सिकुड़ गई। कैसे? प्रोफेसर ने धीरे से कहा, हमारी शक्तियाँ सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है, हम ऊर्जा को महसूस भी कर सकते हैं। उन्होंने मेज पर रखे उस धातु के टुकड़े की तरफ इशारा किया। लॉकेट के हर हिस्से में एक खास ऊर्जा होती है। अगर हम ध्यान लगाएं तो शायद हम तीसरे हिस्से की ऊर्जा को महसूस कर सके। नवीन ने तुरंत सिर हिलाया। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। अगले ही पल तीनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में अचानक एक अजीब सी शांति फैल गई। धीरे धीरे उनके चारों तरफ हल्की हल्की ऊर्जा की लहरें फैलने लगी। आर्यन के चारों ओर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। नवीन की शक्ति भी धीरे धीरे सक्रिय हो रही थी। प्रोफेसर रुद्रनाथ का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उनके माथे पर हल्की चमक दिखाई दे रही थी। तीनों की शक्तियाँ अब दूर दूर तक फैलने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य तरंग पूरे शहर में फैल रही हो। उनकी कोशिश थी लॉकेट के तीसरे हिस्से की ऊर्जा को महसूस करना, लेकिन अब वो ऊर्जा बहुत हल्की थी और बहुत दूर भी। उधर दूसरी तरफ दृष्टि अपने कमरे में नहीं बल्कि हॉल के टेबल पर बैठी थी। उसके सामने किताबें और नोटबुक्स पड़ी हुई थी। आदित्य भी उसके सामने कुर्सी पर बैठा था। दोनों मिलकर उसका असाइनमेंट का पूरा कर रहे थे। काफ़ी देर तक लिखने और पढ़ने के बाद आखिरकार दृष्टि ने गहरी सांस ली। फाइनली ये हो ही गया। उसने पेन टेबल पर फेंकते हुए एक आह भरी। आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए कहा, देखा, अगर ध्यान लगाओ तो काम जल्दी हो जाता है। दृश्य हल्का सा हंसी, लेकिन तभी अचानक आदित्य ने चेहरे पर जैसे कुछ याद आने का भाव आया। अरे हाँ,
दृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आदित्य ने कहा। तुमने खाना था ना कि तुम्हारे बाबा के स्टडी रूम में तुम्हें एक अजीब सी किताब मिली थी। दृष्टि के भौवे हल्की से सिकुड़ गए। किताब? हाँ, आदित्य बोला। वही जिसकी भाषा काफ़ी अलग है। कुछ पल तक दृष्टि सोचती रही, फिर अचानक उसे याद आ गया। ओह हाँ, वो तुरंत खड़ी हो गई। चलो, एक तुम्हें मैं दिखा ही देती हूँ। आदित्य भी उसके पीछे उसके साथ चल गया। दोनों घर के अंदर बने स्टडी रूम की तरफ चले गए। स्टडी रूम काफ़ी बड़ा था। चारों तरफ दीवारों पर लकड़ी की अलमारियाँ लगी हुई थी और इन अलमारियों में सैकड़ों किताबें रखी हुई थी। कमरे में हल्की सी पुरानी किताबों की खुशबू फैली हुई थी। दृष्टि अंदर आते ही किताबों की अलमारी के सामने खड़ी हो गई। वो ध्यान से इधर उधर देखने लगी। फिर उसने किताबें हटाते हुए कहा, यही कहीं रखी थी मैंने। आदित्य भी पास आ गया। दृष्टि किताबों के ढेर में ढूंढते हुए बोली, आदित्य, तू भी मेरी मदद कर। आदित्य ने पूछा, कैसी किताब थी? दृष्टि ने सोचते हुए कहा, वो काफ़ी पुरानी किताब थी और उसका रंग काला था। वो एक किताब निकाल कर फिर वापस रखते हुए बोली, और उसके ऊपर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा हो। आदित्य ने तुरंत दूसरी अलमारी की तरफ देखना शुरू कर दिया। दोनों अब उस किताब को ढूंढने लगे। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसी वक्त काफ़ी दूर बैठा आर्यन, नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ अपनी शक्तियों के ज़रिए लॉकेट के तीसरे हिस्से की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी शक्तियों को बहुत हल्की सी, बहुत दूर से आती हुई एक अजीब ऊर्जा महसूस होने लगी। वो ऊर्जा धीरे धीरे उसी घर की तरफ इशारा कर रही थी जहाँ इस वक्त दृष्टि और आदित्य से उस रहस्यमय किताब को ढूंढ रहे थे। लेकिन असली रहस्य तो अभी भी छिपा हुआ था, क्योंकि लॉकेट का तीसरा हिस्सा इस वक्त उसी घर में मौजूद था। लेकिन दृष्टि को अभी तक उसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। स्टडी रूम में चारों तरफ किताबों के ढेर बिखरे हुए थे। दृष्टि अब आदित्य काफ़ी देर से अलग अलग अलमारियों में वो किताब ढूंढ रहे थे। कभी दृष्टि एक किताब निकालती, कभी आदित्य दूसरी, लेकिन जितना ज़्यादा वे ढूंढते जा रहे थे उतना ही साफ हो रहा था कि वो किताब वहाँ नहीं थी। उसने हाथ में पकड़ी किताब वापस अलमारी में रख दी और हल्का सा सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, यहाँ तो वो किताब नहीं दिख रही। आदित्य ने भी चारों तरफ नज़र दौड़ाई। दृष्टि थोड़ा निराश होकर कुर्सी पर बैठ गई। अब क्या करें? उसने परेशान आवाज़ में कहा, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें जो शब्द लिखे थे वो किस भाषा में थे? आदित्य कुछ पल तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, हो सकता है वो किसी बहुत पुरानी भाषा में हो, जैसे संस्कृत से भी पुरानी या किसी प्राचीन सभ्यता की। दृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन ऐसी भाषा को पढ़ेगा कौन? आदित्य ने कंधे उचकाए। शायद कोई प्रोफेसर या फिर कोई इतिहास का एक्सपर्ट। दृष्टि चुप हो गई। उसे याद आ रहा था कि उस किताब के ऊपर बने निशान सच में बहुत अजीब थे, जैसे वो किसी साधारण भाषा के नहीं थे। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो किताब वही थी और वही निशान दरअसल एक बहुत बड़े रहस्य से जुड़े हुए थे। उधर दूसरी तरफ कसौली के उस पुराने घर में आर्यन, नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ अभी भी उसी कमरे में बैठे थे। काफ़ी देर तक अपनी शक्तियाँ फैलाकर ढूंढने के बाद भी
उन्हें लॉकेट के तीसरे हिस्से की ऊर्जा का कोई साफ संकेत नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे तीनों ने अपनी आंखें खोल दी। कमरे में फिर से सामान्य खामोशी लौट आई। नवीन ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा अब गंभीर था। उन्होंने प्रोफेसर रुद्रनाथ की तरफ देखते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं? कि प्रोफेसर ने उनकी तरफ देखा। नवीन ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉकेट का तीसरा हिस्सा उसी अनजान शख्स ने ले लिया हो जिसके पास पहले से ही उसका पहला हिस्सा है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर रुद्रनाथ भी भय हल्की से सिकुड़ गए। वो कुछ देर तक सोचते हुए फिर धीरे धीरे उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। संभव है। उनकी आवाज़ में गंभीरता थी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो हमसे कई कदम आगे चल रहा है। नवीन के चेहरे पर हल्का सा अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। 15 साल हो गए, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन हम आज तक उस पहले हिस्से को नहीं ढूंढ पाए। आर्यन अब तक चुप बैठा उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन अब उसकी भौहें सिकुड़ गई। 1 मिनट, उसने कहा। नवीन और प्रोफेसर दोनों उसकी तरफ देखने लगे। आर्यन ने पूछा, आप लोग आखिर किसकी बात कर रहे हैं? नवीन ने उसकी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, उस शख्स की जिसके पास 15 साल पहले लॉकेट का पहला हिस्सा था। उन्होंने आगे कहा, वैभवी की मौत के बाद वो हिस्सा गायब हो गया था और उसके बाद से हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाए। ये सुनते ही आर्यन के दिमाग में अचानक एक नाम कौंध था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, कहीं वो ब्लैक सोल के लीडर तो नहीं? ये सुनते ही कमरे में गहरी खामोशी छा गई। नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ दोनों कुछ पल तक उसे देखते रहे। फिर धीरे धीरे नवीन ने गंभीर स्वर में कहा, हमें भी यही शक है। आर्यन भी आंखों में हल्की सी चमक उभर आई। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने आगे कहा, ब्लैक सोल का लीडर हमेशा ऐसे इन लॉकेट के टुकड़ों के पीछे रहा है। उन्होंने मेज पर पड़े धातु के टुकड़े की तरफ देखते हुए कहा, अगर उसके पास पहला हिस्सा है और अब तीसरा हिस्सा भी उसके हाथ लग गया, उनकी आवाज़ थोड़ी और गंभीर हो गई, तो इसका मतलब है कि अंधेरी शक्तियाँ पहले से ही कहीं ज़्यादा ताकतवर होने वाली है। आर्यन की मुट्ठियाँ अनजाने में कस गई। उसके मन में अब 2 बातें साफ हो रही थी। एक, उसकी माँ की मौत शायद ब्लैक सोल से जुड़ी हुई थी, और दूसरी, आने वाला समय अब पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि लॉकेट का तीसरा हिस्सा इस वक्त ब्लैक सोल के पास नहीं, बल्कि दृष्टि के घर में ही मौजूद था। और उसी छोटे से टुकड़े की वजह से बहुत जल्द कई छिपे हुए रहस्य सामने आने वाले थे। क्या दृष्टि के कमरे में गिरा वो छोटा सा धातु का टुकड़ा वास्तव में लॉकेट का तीसरा हिस्सा है? क्या ब्लैक सोल का लीडर ही वैभवी की मौत का और लॉकेट के पहले हिस्से के गायब होने के पीछे है? क्या दृष्टि और आदित्य को कभी पता चल पाएगा कि उनके हाथ में कोई आई रहस्यमयी किताब और लॉकेट का टुकड़ा एक ही बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है? आखिर क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए सुनते रहिए रहस्यमयी लॉकेट, सिर्फ वेलवेट टेल्स पर।